हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। मैं यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन कोर्स के पहले वीडियो में। यह वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम इस न्यूट्रिशन वर्ड का एक कल्ट क्लासिक ओवरव्यू जानेंगे, समझेंगे। आई होप आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए एक कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो मेक श्योर इस वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पर और जाकर जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आ जाइए। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? यहाँ पर अगर मैं आपको एक लाइन में सबसे सिंपल वे में समझाना चाहूँ कि यह न्यूट्रिशन क्या होता है तो वह एक लाइन होगी कि न्यूट्रिशन इज द बॉडीज फ्यूल। पोषण हमारे शरीर का ईंधन होता है। जिस तरह से गाड़ियों को चलाने के लिए चाहिए होता है डीजल पेट्रोल, तो ठीक उसी तरह से हमारे इस शरीर को चलाने के लिए हमको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। चाहे आपको जिम के अंदर अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करना है तो वहां पर आपको चाहिए न्यूट्रिशन। चाहे आपको घूमना फिरना हो तो वहां पर आपको चाहिए न्यूट्रिशन। चाहे आपको पढ़ना लिखना हो तो वहां पर आपको चाहिए न्यूट्रिशन। कहने का मतलब, अगर आपको इस शरीर से कुछ काम करवाना है तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। आपको पोषण की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर आप आराम से सोना भी चाहते हैं तो भी आपको चाहिए न्यूट्रिशन, क्योंकि सोते समय भी हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कई सारे बॉडी के सिस्टम बिना रुके हुए अपना काम करते रहते हैं। और इन सिस्टम को बिना रुके हुए अपना काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। और यह एनर्जी आती है कहां से? इस न्यूट्रिशन से। जो खाना पीना आप खाते हैं उससे मिलती है आपको एनर्जी। सो वी नीड न्यूट्रिशन फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सपोर्ट अवर लाइफ एंड इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि मसल हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ऑर्गन हो गया, एटसेट्रा, किसी शरीर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ये सब बनते हैं उन न्यूट्रिएंट से जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब, जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर आज तक सुनते आए हैं, इन सब को कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें खाई जाती हैं, पी जाती हैं, उन सब में इन 6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एप्पल के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इस एप्पल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर में से क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर आपको एप्पल के बारे में जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि इस एप्पल के अंदर ये सारे 6 न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर, सारे 6 चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जहाँ पर इन 6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चिकन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जब आप चिकन कंज्यूम करते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाता है, फैट मिल जाता है, मिनरल मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, वाटर मिल जाता है, लेकिन वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं चिकन के अंदर वो 0 होते हैं। तो वीडियो में अभी तक हमने बड़ी बेसिक सी चीज जानी कि किसी भी फूड आइटम के अंदर न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है और यह क्या क्या हो सकते हैं। अब थोड़ा डेप्थ में बढ़ते हैं तो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड आइटम। यहाँ पर जो इस न्यूट्रिशन वैल्यू में वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है, उस वैल्यू का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वैल्यू कहने का मतलब होता है मान, महत्व, मात्रा। सो जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी फूड आइटम की न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो यहाँ पर हमारा सिंपल से कहने का मतलब होता है कि उस फूड आइटम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और की पॉइंट बता दूं कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वह पर 100 ग्राम के हिसाब से निकाली जाती है। कहने का मतलब, अगर आप किसी फूड आइटम का 100 ग्राम लेते हैं तो उस 100 ग्राम के अंदर कितने कितने ग्राम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल की न्यूट्रिशनल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर आप 100 ग्राम एप्पल लेते हैं तो उसके अंदर तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा 0.26 ग्राम, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे 13.81 ग्राम, आपको फैट मिल जाएगा 0.17 ग्राम। यहाँ पर एप्पल में आपको A, B, C, E, K जैसे विटामिन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर हम विटामिन की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको विटामिन A3 माइक्रोग्राम मिल जाएगा, विटामिन B मिल जाएगा 0.236 मिलीग्राम। यहाँ पर विटामिन B एप्पल में कई सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, B2 प्रेजेंट होता है, B3 प्रेजेंट होता है, B5 प्रेजेंट होता है, B6। तो टोटल इनकी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 0.236 मिलीग्राम होती है 100 ग्राम अगर एप्पल आप कंज्यूम करते हैं तो। वहीं आपको 100 ग्राम एप्पल में 4.6 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा, 0.18 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाएगा, 2.2 माइक्रोग्राम आपको विटामिन के मिल जाएगा। और साथ ही साथ एप्पल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप 100 ग्राम एप्पल कंज्यूम करते हैं तो आपको 6 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा, 0.12 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा, 5 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा,
0.035 मिलीग्राम मैग्नीज मिल जाएगा, 11 मिलीग्राम फॉस्फोरस मिल जाएगा, 107 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा, 1 ग्राम सोडियम मिल जाएगा और जिंक मिल जाएगा आपको 0.04 मिलीग्राम। और इस 100 ग्राम एप्पल के अंदर आपको मिल जाएगा वाटर 85.56 ग्राम। तो यहाँ पर आपने एप्पल का एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखा। अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में बात करें तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर भी शुगर और डाइटरी फाइबर का कंटेंट देखा जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहाँ पे शुगर बहुत सारी नेचुरल तरह की प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मेल्टोज जैसी कई सारी नेचुरल फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होती है। टोटल आपको एप्पल में क्वांटिटी दिख रही होगी शुगर की 10.39 ग्राम। वहीं अगर हम डाइटरी फाइबर के बारे में बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कई तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सलूबल डाइटरी फाइबर हो गया, इनसलूबल डाइटरी फाइबर हो गया। तो यहाँ पर एप्पल में अगर 100 ग्राम आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 2.4 डाइटरी फाइबर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको किसी फूड आइटम के न्यूट्रिशन वैल्यू के प्रोफाइल को और डेप्थ में देखना है तो हमको फैट का भी क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है। जनरली हम फैट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों से हम पता लगाते हैं कि इसमें कितने अमाउंट में एसेंशियल फैट और नॉन एसेंशियल फैट, जैसे कि एसेंशियल फैट होते हैं ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, वहीं जो नॉन एसेंशियल फैट हो गया ओमेगा 9। सो जब हम ये सारी चीज़ें जान लेते हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं किसी डाइट को प्लान करने के लिए। यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, एसेंशियल फैट, नॉन एसेंशियल फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इन सब के बारे में हम आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पर मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम की अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जाननी है तो पर 100 ग्राम उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उन न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या मात्रा प्रेजेंट है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। चलिए यहाँ पर एक नॉन वेज आइटम की भी न्यूट्रिशन वैल्यू देख लेते हैं, नहीं तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं बुरा मान जाते हैं। यहाँ पर आप में से कौन कौन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर अगर हम चिकन की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो अगर आप 100 ग्राम चिकन कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर मैं होल चिकन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन मिल जाएगा 24.68 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 0 होते हैं, यहाँ पर फैट मिल जाएगा आपको 12.56 ग्राम। विटामिन मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको विटामिन ए मिल जाएगा 44 माइक्रोग्राम, यहाँ पर विटामिन B5 आपको मिल जाएगा 0.667 मिलीग्राम। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आयरन मिल जाएगा 1.16 मिलीग्राम और सोडियम मिल जाएगा 67 मिलीग्राम। यहाँ पर वाटर कंटेंट होगा 63.93 ग्राम। तो यहाँ पर आपने देखा होल चिकन का एक जनरल सा न्यूट्रिशनल वैल्यू का प्रोफाइल। अगर हम थोड़ा डेप्थ में बात करें तो जो चिकन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके एमिनो एसिड के प्रोफाइल को भी हम देखते हैं। जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं ये 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इन 20 एमिनो एसिड्स में से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल कहने का मतलब हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बना सकती, हमको अगर ये चाहिए तो हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। बाकी बच गया जो 11 एमिनो एसिड, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, इन एसिड्स को हमारी बॉडी खुद अपने से बना सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम लिखे हैं, जो कि हैं पहला लूसीन, दूसरा आइसोलूसीन, तीसरा वैलिन, चौथा लाइसिन, पांचवा मिथाइनिन, छठवां फिनाइलएलानिन, सातवां थ्रेओनिन, आठवां ट्रिप्टोफैन और 9वां हिस्टडीन। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो यह है कि ज़्यादातर बुक्स में 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि जो यह हिस्टाडीन है यह एडल्ट्स में खुद बॉडी हमारी नहीं बना सकती है। जनरली जो बच्चे होते हैं वहाँ पर यह हिस्टाडीन खुद प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, आप एडल्ट एज में आते हैं तो हिस्टाडीन हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पाती, इसलिए हमको इसको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। इस वजह से हम हिस्टाडीन को भी एक एसेंशियल एमिनो एसिड मानते हैं। यह तो थे हमारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। अब बात करते हैं बाकी बचे 11 एमिनो एसिड की, जो कि है नॉन एसेंशियल, जिसमें से पहला है एलानिन, दूसरा है आर्जिनाइन, तीसरा है एस्पेराजिन, चौथा है एस्पार्टिक एसिड, पांचवा है सिस्टाइन, छठवा है ग्लूटामिक एसिड, सातवा है ग्लूटामीन, आठवां है ग्लाइसिन, नौवां है प्रोलिन, 10वां है सेरीन और 11वां है टायरोसिन। तो ये थे 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। आइए चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से ये सारे एमिनो एसिड का प्रोफाइल चिकन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की नेम और क्वांटिटी मेंशन की है जो 100 ग्राम होल चिकन में प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं
आते हैं फैट कंटेंट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन में सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट दोनों प्रेजेंट होता है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं चिकन में 3.5 ग्राम सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। वहीं अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि अनसैचुरेटेड फैट दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए जो 100 ग्राम चिकन में हमको मिलती है तो वह होगी मोनो अनसैचुरेटेड 4.930 ग्राम प्रेजेंट होता है। वहीं जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो 2.740 ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम चिकन में। तो अभी आपने चिकन का पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल देखा, तो इसी तरह से सारे जो फूड आइटम होते हैं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल होता है। जब हम अपना डाइट प्लान बनाना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो वहाँ पर जितने भी तरह के फूड आइटम अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, उन सब का न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल आपको हम दे देंगे। सो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। सो वीडियो में अभी तक आपने सीख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। अब इसके बाद जो समझने वाली चीज़ आती है वह है एनर्जी, ऊर्जा। जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है हमको एनर्जी। अगर आपको इस एनर्जी को समझना है तो हमको न्यूट्रिएंट के फ्लो चार्ट को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि किस तरह से किस किस न्यूट्रिएंट से हमको कैसे कैसे कितने अमाउंट में एनर्जी मिलती है और किस तरह से मिलती है। तो जैसे कि इस समय आप स्क्रीन पर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे बेसिक सा। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें से पहली होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर तीन चीज़ें मेनली आती है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। वही दूसरी चीज़ जो दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट की वो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं। तो चलिए इस न्यूट्रिएंट के फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही होगी वह होगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो इस मैक्रो न्यूट्रिएंट में मैक्रो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैक्रो हम बोलते हैं किसी बड़ी चीज़ को जो लार्ज होती है, जिसको हम बड़े अमाउंट में चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। वहीं जो माइक्रो होता है, माइक्रो किसी छोटी चीज़ को बोलते हैं, सूक्ष्म चीज़ को बोलते हैं, स्मॉल चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पर जब हम मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड का मतलब समझते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आराम से क्लियर हो जानी चाहिए, वो यह है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, जिससे हमारा शरीर सही से काम कर सके। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं यह छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारे शरीर को, जिससे हमारा शरीर सही से काम कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेसिक सा डिफरेंस होता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वह यह है कि मैक्रो मतलब बड़े अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब हमारे शरीर को ये छोटे अमाउंट में चाहिए। जैसे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनकी हम कैटेगरी देखें तो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बड़े अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े छोटे अमाउंट में चाहिए, मिनरल विटामिन बड़े छोटे अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं बॉडी के लिए। Thus macro nutrients are those nutrients which our body needs in larger amount in order to function properly, and the micronutrients are those nutrients which our body needs in smaller amount in order to function properly। वहीं दूसरी चीज, जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इनसे हमको मिलती है एनर्जी, ऊर्जा, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, हमारा शरीर चला पाते हैं, वो एनर्जी मिलती है हमको जब मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम कंज्यूम करते हैं। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और इनसे एनर्जी हमको नहीं मिलती उतनी जितनी हमको जरूरत है। यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस को सही से फंक्शन कराने के लिए हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, मिनरल विटामिन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कभी कभार लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जब मिनरल विटामिन से कुछ एनर्जी ही नहीं मिल रही तो हम भाई क्यों कंज्यूम करें मिनरल विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको सही से फंक्शन कराने के लिए हमको मिनरल विटामिन जरूर कंज्यूम करने पड़ते हैं। इनकी क्वांटिटी भले ही छोटी होती है लेकिन दम बहुत होता है। कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपने ये सीन तो देखा होगा, फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। सो जोक्स अपार्ट, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मिसाइल का अगर छोटा सा फ्यूज़ कंडक्टर निकाल लो तो मिसाइल नहीं चलती। तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ होता है। अगर हम मिनरल विटामिन अच्छे से कंज्यूम नहीं करते, जितने मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं लेते, तो हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप एक कुल्हाड़ी से बड़ा पेड़ काट सकते हो लेकिन उससे दाढ़ी नहीं बना सकते। अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो आपको ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से बड़ी
चीज़ की भी ज़रूरत होती है, छोटी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। कहने का मतलब जितनी ज़रूरत हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है उतनी ही ज़रूरत हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी होती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने शरीर को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जो बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हमको कंज्यूम करने पड़ते हैं ताकि इनसे हमको एनर्जी मिल सके। और वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल, विटामिन, यहाँ पर 13 तरह के अलग अलग विटामिन होते हैं और 16 तरह के अलग अलग एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी भी ज़रूरत होती है ताकि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ताकि दोनों मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा शरीर अच्छे से चले, हमारे शरीर जो जो फंक्शन करने के लिए भगवान ने बनाया है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। यहाँ पर जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो और चीज़ें जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो पहली चीज़ आती है यहाँ पर मैक्रोस। जनरली आप सुनते आ रहे होंगे, कोई भी जो डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया या ट्रेनर हो गया, वो हमेशा बोलते हैं ना आपके मील के मैक्रोस क्या हैं, आप कितने मैक्रोस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोस बोलते हैं वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी मैक्रोस की बात की जाए तो वहाँ पर आपसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितने मात्रा में आप लेते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जो मैक्रोस वर्ड यूज होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। दूसरी बात यहाँ पर आती है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कैलोरीज है उसको लिखा कैसे जाए। यहाँ पर जो फूड से हमको एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीज के फॉर्म में लिखते हैं और उसको लिखते हैं KCAL, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से SI यूनिट होती है एनर्जी की, वह होती है जूल, ठीक है। लेकिन जब हम फूड आइटम की बात करते हैं, जब हम हेल्थ फील्ड की बात करते हैं, अगर हम हेल्थ प्रोफेशनल है, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा कैलोरीज का यूज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो साइंस फील्ड से जुड़े लोग हैं, वो जूल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ग्राम एप्पल कंज्यूम करने पर, खाने पर कितनी एनर्जी आपको मिलती है, तो आपका आंसर होगा कि 100 ग्राम एप्पल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 52 कैलोरीज की एनर्जी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि अक्सर लोग कैलोरीज को KCAL करके लिखते हैं, ना कि CAL। यहाँ पर क्या होता है, जो K जुड़ा है उसका सिंपल से मतलब है किलो कैलोरीज। जो फूड की कैलोरीज आती हैं उनको जनरली हम किलो कैलोरीज में ही नापते हैं, ठीक है। तो इसलिए KCAL का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सिंपली यहाँ पर जब भी आप फूड आइटम की एनर्जी डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको किलो कैलोरीज का इस्तेमाल करना है, KCAL का इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा राइट होगा, ना कि आपको यहाँ पर CAL का यूज़ करना है। तो मेक श्योर इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। तो कहीं भी अगर आपको रिटन फॉर्मेट आता है या आप देखते हैं वहाँ पर मिलता है कि कैलोरीज डिफाइन की गई हैं, तो वहां पर अक्सर KCAL करके ही लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम एप्पल में आपको 52 कैलोरीज मिलती हैं, कैसे लिखा होगा, 52 KCAL करके, ठीक है। वहीं अगर हम जूल की बात करें तो यहाँ पर आपको 218 किलो जूल की आपको एनर्जी मिलती है अगर आप 100 ग्राम एप्पल कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से यूनिट डिफाइन होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट फूड आइटम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीज, उसकी जो लिखने की टेक्निक होती है KCAL और CAL। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर फूड आइटम है तो उसकी हम यूनिट कैलोरीज में लिखेंगे और वो भी KCAL करके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये अगर हम कुछ ग्राम कंज्यूम करते हैं तो वो कितनी कैलोरीज इनमें होती हैं, तो उसका डायरेक्ट से बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं जो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो भी आपको 4 कैलोरीज मिलती है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मील कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो खाना आप खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मील 1 आप कंज्यूम करते हैं। इस मील 1 में आपको पता है कि प्रोटीन है 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स हैं 4 ग्राम और फैट है 5 ग्राम। तो इसकी एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगर मील आप कंज्यूम करेंगे जिसमें ये कन्फिगरेशन है तो आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी आपको मिलेगी। तो सिंपल से आप क्या देख सकते हैं कि प्रोटीन है 2 ग्राम, तो इसको इंटू कर दीजिए 4 से, कितना आ गया 8। वहीं कार्बोहाइड्रेट है कितने 4 ग्राम, तो इसको आप इंटू कर दीजिए 4 से, कितना हो गया 16। वहीं फैट हमने कितना लिया 5, तो इस 5 को हम इंटू करेंगे 9 से, कितना हो गया 45। तो यहाँ पर इन जो तीनों मैक्रोज हैं इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 2 × 4 8 और फिर 4 × 4 16, 8 + 16 कितना हो गया 24 एंड फिर 5 × 9
5 इंटू 9 कितना हो गया 45, 24 प्लस 45 कितना हो गया 69। तो यहाँ पर अगर आप यह मील 1 कंज्यूम करते हैं तो आपको 69 कैलोरीज की एनर्जी मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बताया कि किस तरह मैक्रोस को कैलकुलेट करते हैं और उस मैक्रो से किस तरह से एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं जो डे टू डे लाइफ में मैं कंज्यूम करता हूं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। पोस्ट वर्कआउट मील सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिटनेस लाइन में है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलने के बाद, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो तुरंत आप मील कंज्यूम करते हैं उसको पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं और यह सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है आपके डे का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं या एक बॉडी बिल्डर हैं। तो इस पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, जिसमें से पहली होती है प्रोवाइड्स। पोस्ट वर्कआउट मील हमें क्या देते हैं? फर्स्ट, पोस्ट वर्कआउट मील प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू रिप्लेनिश फ्यूल स्टोर्स। कहने का मतलब जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जो फ्यूल स्टोर है, जैसे आपके मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसका स्टोरेज धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे आप वर्कआउट परफॉर्म करते रहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होती रहती है, ख़त्म होती रहती है जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही वर्कआउट आप ख़त्म करते हैं तो वापस आपको जो फ्यूल आपने ख़त्म किया है, जलाया है वर्कआउट करके, जो एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई है, डिप्लीट हो गई वर्कआउट करने से, तो उसको वापस लेने के लिए हमको चाहिए होता है पोस्ट वर्कआउट मील। दूसरी चीज़, पोस्ट वर्कआउट मील्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल बिल्डिंग। कहने का मतलब आपको अगर मसल्स बनानी है तो उस मसल्स को बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि जो प्रोटीन चाहिए, वह हमको पोस्ट वर्कआउट मील से मिलता है, जिससे हमारी मसल डेवलप होती हैं, बनती हैं। और तीसरी चीज़ जो पोस्ट वर्कआउट मील हमें देते हैं वह है रिहाइड्रेशन फॉर फास्टर रिकवरी। कहने का मतलब जब आप एक अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ आपके शरीर से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, जिसके कारण जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कमी हो गई तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती, तो इसलिए हमको इलेक्ट्रोलाइट्स को पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आपने एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम किया है तो वहाँ पर आपको एक अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। अब बात आती है टारगेट्स। टारगेट्स कहने का मतलब कि पोस्ट वर्कआउट मील में हमको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो पहली चीज़ पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करनी चाहिए वह होती है कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स रिस्टोर मसल ग्लाइकोजन। यहाँ पर जो मसल ग्लाइकोजन होता है यह हमारे मसल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है। होता क्या है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो यह अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की? ग्लूकोज। और जब इन ग्लूकोज को हम नहीं यूटिलाइज कर पाते तो हमारी बॉडी इनको एक चेन बनाकर हमारे मसल्स में स्टोर करा देती है। नियर अबाउट 300 से 400 ग्राम ग्लाइकोजन आपके मसल्स में स्टोर हो सकता है और वहीं 80 से 100 ग्राम ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर हो सकता है। और जब हम अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, जिस कारण हम वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम वर्कआउट परफॉर्म करते रहते हैं तो हमारा जो मसल ग्लाइकोजन का स्टोर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो हमको जब वर्कआउट ख़त्म करने के बाद खाना खाते हैं तो वहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हमने मसल ग्लाइकोजन अपना स्टोर डिप्लीट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसको वापस से भर दे। इसलिए यहाँ पर हमको कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप जो राइस खाते हैं वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ जो हमको टारगेट करनी चाहिए अपने पोस्ट वर्कआउट मील में वह होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे मसल को रिपेयर करते हैं और मसल बनाते हैं। होता क्या है, जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं वह टूटते हैं, वह टीयरिंग होती है, उनकी मसल ट्रामा होता है। लेकिन जब आप आके घर खाना खाते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करते हैं, तो वो जो मसल टूटी हुई है वह जुड़ती हैं और नई मसल आती हैं। और जो नई मसल आती है वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो मसल फाइबर नए आए हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, और इन मसल फाइबर्स को लाने के लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन रखना पड़ता है। जो भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड की मदद से हमारी बॉडी नए मसल फाइबर बनाती है, जिसके कारण आपकी मसल जो डैमेज हुई है वर्कआउट करने से
वह रिपेयर होती है और नए मसल फाइबर आते हैं, जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल मसल है वो डेवलप होती है, बिल्ड होती है। तीसरी चीज़ जो पोस्ट वर्कआउट मील में हम टारगेट करते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो डिप्लीट होते रहते हैं, पसीने के थ्रू बाहर आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो उनको हमको वापस रिप्लेनिश करना पड़ता है, वापस भरना पड़ता है, डालना पड़ता है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो आपको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल स्पैज़म जो आप सुनते हैं वो हो जाती है, एक मसल में ऐठन बोलते हैं जिसको, वह हो जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और जो आपने वर्कआउट परफॉर्म करके अपने मसल फाइबर की तोड़ फोड़ की है, टियरिंग की है, अगर आप उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्या क्या कॉशन, सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोस्ट वर्कआउट मील आपको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है वह यह है कि अवॉइड फैट्स इन पोस्ट वर्कआउट मील एज दे डिले इन फूड अब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब आपको फैट्स अपने पोस्ट वर्कआउट मील में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फैट्स एक डेंस न्यूट्रिएंट है, बॉडी इनको तोड़ने में, इनको पचाने में, इनको अब्जॉर्व करने में टाइम लगाती है। अगर आपने फैट को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ मिक्स कर दिया तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन है, उनका ऑब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाता है, देरी से होता है, जिसके कारण हमको जो एडवांटेज चाहिए होता है पोस्ट वर्कआउट मील का वो हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील कहने का मतलब हमको तुरंत खाना खाना है जो तुरंत हमारे शरीर में लग जाए, क्योंकि जो हमने वर्कआउट करके एनर्जी ख़त्म की है, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट किए हैं, तोड़ फोड़ की है अपने मसल फाइबर्स की, उनको हम चाहते हैं जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से हमारी एनर्जी मिल जाए। तो उसके लिए हमको ऐसा खाना खाना पड़ता है जो जल्दी से हमारे शरीर में अब्जॉर्व हो जाए। फॉर एग्जांपल, लोग जिम करने के बाद काजू बादाम खा लेते हैं, तो काजू बादाम में अच्छे अमाउंट में फ़ैट होता है, तो आपको फ़ैट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो जो अब्जॉर्प्शन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का वो डिले हो जाता है, देर से होता है हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील में। आप पोस्ट वर्कआउट मील को छोड़कर बाकी बचे जो दिन के मील है उनमें इन काजू बादाम को खा सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट वर्कआउट मील में इनको नहीं कंज्यूम कर सकते, बिकॉज दे आर रिच इन फैट्स। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है अवॉइड डिले इन पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूप्शन। कहने का मतलब आपको पोस्ट वर्कआउट मील जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद। जितना आप देरी करते हैं, डिले करते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील को खाने में, उतना ही आपके बॉडी में नुकसान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है जैसे ही हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि वर्कआउट परफॉर्म करने के दौरान हमारे जो मसल फाइबर होती हैं उनकी टीयरिंग होती है, ट्रामा होता है, उनमें तोड़ फोड़ होती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ तोड़ फोड़ हुई है, कुछ ट्रामा हुआ है, तो हमारी बॉडी उस कंडीशन में वीक होती है। तो उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए हमको मील्स कंज्यूम करने पड़ते हैं, ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, इंस्टेंट न्यूट्रिएंट मिल सके, जिससे रिकवरी प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर आपको देरी नहीं करनी है पोस्ट वर्कआउट मील को कंज्यूम करने में। अब आती है तीसरी चीज़, जो कि है अवॉइड जंक एंड अनबैलेंस्ड मील। कहने का मतलब जो जंक फूड आइटम होते हैं ना, जैसे तले भुने चीज़ें हो गए, जो मार्केट में पिज़्ज़ा बर्गर होता है, तो ये आपको पोस्ट वर्कआउट में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अमाउंट में फ़ैट होता है, खासतौर से ट्रांस फैट होता है, जो बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है, और जो आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन ही डिले कर देते हैं। दूसरा चीज़ आती है अनबैलेंस मील। अनबैलेंस मील कहने का मतलब होता है कि कभी कभार लोग सिर्फ प्रोटीन पीते रहते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं। यहाँ पर आपको एक सही रेशियो, सही अमाउंट, सही क्वांटिटी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चाहिए होते हैं, और जिनसे आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मिल सके वो सब चाहिए होते हैं इस पोस्ट वर्कआउट मील में। तो अगर एक एग्जांपल के बारे में बात करें जो मैं खुद कंज्यूम करता हूं, उसके अगर हम मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिशन प्रोफाइल का, उसके बारे में चलिए सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील की, जो हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा, जिससे हमको सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे, वह होगा एग वाइट राइस एंड डेट्स। चलिए हम इसका न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल देख लेते हैं, जिससे हमको मालूम चलेगा क्यों यह हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग वाइट्स, वाइट राइस एंड डेट्स के मैक्रोस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगर हम पढ़ें तो जो एग वाइट होता है, अगर हम इसके 10 पीस लें, 10 एग वाइट हमको लेने हैं, तो एक एग वाइट से हमको 3.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 10 हम एग वाइट ले रहे हैं तो हमको टोटल प्रोटीन मिल गया यहाँ पर 36।
एग वाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक एग वाइट में 0.24, 10 पीस ले रहे हैं तो इंटू 10, तो हमको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए 2.4। फैट्स एग वाइट में नहीं होते हैं, एग वाइट से एक लीन प्रोटीन सोर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फैट्स हो गए 0। वहीं हम बात करें वाइट राइस की, तो यहाँ पर हम 100 ग्राम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं, तो 100 ग्राम वाइट राइस में हमको प्रोटीन मिल जाएगा 6.7, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे 77, और जो फैट होगा यहाँ पर आपको मिलेगा 0.5 ग्राम। और जो डेट्स खजूर हम ले रहे हैं यहाँ पर वह है 50 ग्राम। इस 50 ग्राम खजूर में हमको प्रोटीन मिल जाएगा 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे 45 ग्राम, और जो फैट्स हैं वो यहाँ पर 0 रहेंगे। तो अगर इन सब का हम टोटल करें तो हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील से हमको टोटल 43.7 ग्राम प्रोटीन्स मिल जाएंगे, वहीं 124.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे और 0.5 ग्राम फैट मिल जाएगा। और अगर हम इसके एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो अगर प्रोटीन हमको मिल रहा है 43.7 ग्राम तो इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज मिलती हैं, तो आगे कितना 174.8। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिल रहे थे 124.4, तो इसको भी इंटू कर दीजिए 4 से, तो आपको मिल जाएगा 497.6 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको मिलेंगी। वहीं फैट से हमको मिल रहा है 0.5 इंटू 9, मतलब 4.5 कैलोरीज हमको फैट से मिल रही हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो इसका अगर हम टोटल करेंगे 174.8 प्लस 497.6 प्लस 4.5, तो यहाँ पर हमको 676.9 कैलोरीज मिल जाएंगी हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील से। वहीं अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में बात करें तो यहाँ हमको एग वाइट से अगर हम 10 पीस कंज्यूम करते हैं तो आपको सोडियम मिल जाएगा 550 मिलीग्राम, और वहीं पोटेशियम मिल जाएगा 538 मिलीग्राम। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं, मेनली हम जो एसेंशियल मिनरल होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। कहने का मतलब बाहर से हमको इनको कंज्यूम करना पड़ता है अपनी डाइट में, तब जाकर ये हमारे बॉडी में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स हमको एग वाइट्स कंज्यूम करने से मिल जा रहे हैं वह होंगे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। वहीं अगर हम यहाँ पर विटामिन की बात करें तो आपको यहाँ पर अच्छे अमाउंट में विटामिन B9 और विटामिन B2 एग वाइट कंज्यूम करने से मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे जो कि है वाइट राइस। जब आप वाइट राइस कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको मैग्नीज और सेलेनियम जैसे मिनरल अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम मिल जाता है 100 ग्राम वाइट राइस कंज्यूम करने से एक सही अमाउंट पे। वहीं विटामिन की बात करें तो यहाँ पर विटामिन B5 और विटामिन B6 सही अमाउंट में आपको मिल जाते हैं वाइट राइस कंज्यूम करने से। तीसरी चीज़ आती है डेट्स, खजूर जब आप कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मैग्नीशियम मिल जाता है। मिनरल्स की बात करें, वहीं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो भी यहाँ पर आपको पोटेशियम मैग्नीशियम सही अमाउंट में मिल जाते हैं जब आप 50 ग्राम डेट्स कंज्यूम करते हैं। विटामिन में आए तो यहाँ पर आपको सही अमाउंट में विटामिन B6 और विटामिन B5 मिल जाते हैं जब आप डेट्स कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर आपने हमारे एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील का मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा प्रोफाइल देखा। यहाँ पर किसी भी फूड आइटम जैसे चिकन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, किसी भी फूड आइटम में कितने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, कितने फैट प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या मिनरल का प्रोफाइल होता है, क्या विटामिन का प्रोफाइल होता है, इन सब के बारे में डिटेल चीज मैं आपको बताऊंगा। जब हम सीखेंगे किस तरह से डाइट प्लान बनाते हैं तो वहां पर आपको हर चीज डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी कहां से, ठीक है। तो हर चीज आपको मिलेगी, बस यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा सब्र रखना है और जो जो चीजें आपको मिल रही हैं उनसे सीखते जाइए। और जब आप ये पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जो नॉलेज होती है उसके बराबर नॉलेज आ गई है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों अगर हम ये 3 फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए यह एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग वाइट्स की। तो जैसे कि हमने देखा जो एग वाइट्स होता है यह एक लीन प्रोटीन का सोर्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो फैट होता है वह नहीं होता, इसलिए हमारे लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील रहेगा। दूसरा चीज जो एग वाइट्स की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है, हाई होती है। दे हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब्स हाउ वेल द बॉडी टिश्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम फूड प्रोटीन। कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजिकल वैल्यू वह चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी फूड आइटम में मौजूद प्रोटीन कितने अच्छे तरीके से हमारे बॉडी के
टिश्यूज जैसे कि मसल्स को बना सकता है। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में BV भी लिखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि द गुड बायोलॉजिकल वैल्यू विल रिजल्ट इन गुड मसल बिल्डिंग। कहने का मतलब अगर किसी फूड आइटम की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है, ज़्यादा है, तो अगर हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमारे मसल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं। यहाँ पर जो हम एग वाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होती है 90। वैसे देखा जाए जो होल एग होता है जिसमें एग यॉल्क और एग वाइट होता है, दोनों कंबाइन अगर वहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू देखा जाए तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है 94। लेकिन जब हम होल एग कंज्यूम करते हैं तो हमको फैट मिल जाता है, इसलिए हम उसको नहीं कंज्यूम कर रहे हैं अपने इस पोस्ट वर्कआउट मील में। ठीक है, वहीं देखा जाए जो सबसे ज़्यादा किसी फूड आइटम की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है तो वह होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक तरह का फूड सप्लीमेंट होता है जो अक्सर बॉडी बिल्डर या फिटनेस फ्रीक कंज्यूम करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तीसरी वजह जिसके कारण हम एग वाइट्स को अपने इस पोस्ट वर्कआउट मील में रखते हैं वह यह है कि एग वाइट्स आर नेचुरली अकरिंग कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहने का मतलब जो हमने देखा कि प्रोटीन मिलकर बनते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पर इस एग वाइट्स में जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो पूरे होते हैं, इसलिए हम इसको एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बोलते हैं। और जो ये एग वाइट्स होते हैं एक नेचुरली अकरिंग सोर्स है, बड़े किफ़ायती हैं, सस्ते होते हैं। देश दुनिया के हर कोने में आपको एग वाइट्स मिल जाएंगे। एग वाइट्स करना क्या है, आपको चाहिए तो अंडा लाइए, उसको फोड़िए, वहाँ पर आपको एग येल्क मिलेगा और एग वाइट्स मिलेंगे। एग येल्क को सेपरेट कर दीजिए, आपके पास क्या बचा, एग वाइट्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील के दूसरे फूड आइटम में जो कि है वाइट राइस। यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 3 रीज़न हमारे इस वाइट राइस को कंज्यूम करने में हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील में, तो पहला है वाइट राइस हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यहाँ पर अगर आपको मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में शॉर्ट में बताऊँ तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग द इफेक्ट that specify carbohydrates containing food will have on the individual's blood sugar levels after it is eaten। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा यह है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताते हैं कि जब आप कोई फूड आइटम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इस फूड आइटम को खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल, जिसको हम जनरली ग्लूकोज बोलते हैं या ब्लड शुगर बोलते हैं, वो कितना बढ़ सकता है। जनरली हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को GI भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 तरह के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो फूड आइटम होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें से पहला है लो GI। यहाँ पर अगर 55 या 55 से लेस किसी फूड आइटम की GI है तो उसको हम लो GI कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर किसी फूड आइटम की GI वैल्यू 56 से लेकर 69 तक है तो उसको हम मॉडरेट GI फूड आइटम में रखते हैं। वहीं जिन फूड आइटम की GI वैल्यू 70 या उससे ज़्यादा होती है तो उनको हम हाई GI फूड आइटम कैटेगरी में रखते हैं। सो द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम इज़ अ बेटर चॉइस फॉर द पोस्ट वर्कआउट मील। कहने का मतलब जितना किसी फूड आइटम का GI वैल्यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू हाई होगी वह उतना ही अच्छा चॉइस होता है हमारे पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं जो हम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है 72। तो यह एक हाई GI फूड आइटम है, इसलिए हम इसको पोस्ट वर्कआउट मील में रखते हैं, कंज्यूम करते हैं। दूसरा चीज़ आता है हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब जब हम वाइट राइस कंज्यूम करते हैं तो हमको ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रहे हैं। और तीसरा रीज़न वाइट राइस को कंज्यूम करने का यह है कि इट रिप्लेनिश मसल ग्लाइकोजन एट फास्टर रेट। कहने का मतलब जब हम वाइट राइस खाते हैं तो हमारा मसल ग्लाइकोजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है किसी दूसरे फूड आइटम के मुकाबले, क्योंकि वाइट राइस में फ़ैट कम होता है, डाइटरी फाइबर कम होता है। हमारी बॉडी ज़्यादा आसानी से इस वाइट राइस को डाइजेस्ट कर पाती है, पचा पाती है, जिसके कारण ये जल्दी हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और फास्टर रेट से हमारे ग्लाइकोजन स्टोर जो हमारे वर्कआउट करने के कारण डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसको वापस भरता है। और जो तीसरा फूड आइटम डेट्स हम कंज्यूम करते हैं हमारे पोस्ट वर्कआउट में, उसके 3 मेजर रीज़न यह हैं कि पहला, इट प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। अब होता क्या है, जो डेट्स होते हैं इनमें अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में मसल क्रैम्प्स नहीं आते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जब पोटेशियम लेवल सेल्स के अंदर कम हो जाता है बाहर के मुकाबले तो हमारी मसल्स में क्रैम्प आते हैं, हम कमज़ोर महसूस करते हैं। जब आप डेट्स, खजूर कंज्यूम करते हैं तो आपको एक अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है, जिससे यह मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम ईजिली अवॉइड की जा सकती है। दूसरा रीज़न यह है कि जो डेट्स होते हैं दे हैव हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स। 100 ग्राम डेट्स अगर आप खाते हैं तो वहाँ पर आपको 90 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। हम अपने मील में 50 ग्राम डेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 50 ग्राम अगर डेट्स हम कंज्यूम करेंगे तो हमको 45 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जा रहे हैं बड़ी आसानी से। और जो तीसरा सबसे मेन रीज़न आता है डेट्स को कंज्यूम करने का हमारे पोस्ट वर्कआउट में, वह यह है कि डेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी अलॉन्ग विथ स्वीट टेस्ट। कहने का मतलब जब आप डेट्स खाते हैं तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और जो स्वाद होता है डेट्स का वो लाजवाब होता है, बड़ा मीठा होता है। ये जो डेट्स होते हैं जिनको हम खजूर बोलते हैं, दे आर अ नेचुरल स्वीटनर। वर्कआउट के बाद जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है तो यहाँ पर अगर कुछ नेचुरल मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग कर देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने भी देखा होगा ना कि आपको बहुत एनर्जी डाउन फील कर रहे हैं तो कुछ मीठा खा लेंगे तो तुरंत आपकी एनर्जी अप हो जाती है। तो सेम जब आप अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद डेट्स खजूर खाते हैं तो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आप बड़ा अच्छा महसूस करने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज ही आप अपना एक अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करिए और वर्कआउट खत्म करने के तुरंत बाद 2 खजूर 2 डेट्स खा लीजिए, आपको एकदम जन्नत का एहसास होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में इस न्यूट्रिएंट फ्लो चार्ट को और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जो प्रोटीन है इसके बारे में समझेंगे, इसके अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जानेंगे, फैट के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स के बारे में जानेंगे, डिस्टिंक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स के बारे में जानेंगे। सो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी लाइन से आने वाली है। सो मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं और न्यूट्रिएंट्स को और डेप्थ में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी बेसिक न्यूट्रिशन फाउंडेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क करना ही करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन, जो वाटर होता है ये कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है? आखिर वाटर है क्या? कमेंट पे लिख के जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको 2 डिफरेंस बताना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट पे जरूर लिख के बताइए, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि कौन कौन लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन लोग सही से पढ़ रहे हैं। सो वीडियो छोड़ के जाने से पहले अपने आंसर लिखना कमेंट पे बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।